कि मध्य प्रदेश में कोरोना को खुला आमंत्रण दे रही भाजपा और भाजपा नेताओं के गैर कानूनी कार्य जारी। और जो देखिए हुआ था नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम के दौरान और मध्य प्रदेश में सरकार गिराने के दौरान जो कुछ भी हुआ और जो कुछ भी राम जन्मभूमि के शिला पूजन में हुआ, वही हो रहा है एक बार फिर से मध्य प्रदेश में। जैसा कि आप देख सकते हैं कि जैसा कि पहले भी आपने देखा होगा कि भारत में कोरोना आने की देखिए दो प्रमुख घटनाएं हैं जिनसे भारत में कोरोना फैला। एक पहली घटना यह थी कि जब 30 जनवरी के बाद भारत में पहला केस आया था 30 जनवरी के बाद, तब 30 जनवरी से लेकर 24 फरवरी तक काफ़ी लंबा एक समय अंतराल रहता है और इस अंतराल में प्रिकॉशंस लिए जाने की ज़रूरत थी। एयरपोर्ट बंद करने की ज़रूरत थी, या एयरपोर्ट पे जो विदेशी लोग भारत में आ रहे थे या विदेश से जो प्रवासी भारतीय भारत में आ रहे थे उनकी स्क्रीनिंग करने की ज़रूरत थी। लेकिन इस दिशा में उस समय कोई भी गंभीर प्रयास नहीं हुआ और 24 फरवरी को खुलेआम एक तरीके से नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें ट्रंप का एक तरीके से स्वागत करना था। तो वो स्वागत देखिए, अब प्रधानमंत्री जी गुजरात के हैं तो वो स्वागत जो है गुजरात में किया गया और गुजरात में बेतहाशा पैसा खर्च किया गया। गुजरात के मोटेरा स्टेडियम में एक विदेशी डेलीगेशन के साथ ट्रंप के साथ साथ ही हजारों भारतीय लोगों को भी वहां पर आमंत्रित किया गया। वो ऐसे में जबकि कोरोना दस्तक दे रहा था और भारत में दस्तक कोरोना ने दे दी थी। तो आप देखिए कि ट्रंप ने विज़िट किया, गुजरात में विज़िट किया, फिर ट्रंप महोदय ने दिल्ली में विज़िट किया। तो आप देख सकते हैं कि कोरोना किस रफ्तार से, आप देखिए कि गुजरात में मृत्यु दर भी सर्वाधिक थी और गुजरात में केसेस भी महाराष्ट्र के बाद सबसे ज़्यादा थे। अब महाराष्ट्र में तो देखिए माया नगरी है, मुंबई है, और बहुत सारे अभिनेता जो है सफ़र करते हैं और बहुत सारे लोग भी विदेशों से मुंबई आते हैं, बंदरगाह से आते हैं। तो इस तरीके से संक्रमण मुंबई में फैलना एक बात थी। लेकिन गुजरात जैसे राज्य में फैलने का कोई तर्क नज़र नहीं आता, क्योंकि मुंबई से आप महाराष्ट्र से नहीं तुलना कर सकते आप गुजरात की, लेकिन फिर भी वहाँ फैला क्योंकि वहाँ ट्रंप साहब ने विज़िट किया। और देखिए जहाँ जहाँ ट्रंप गए अपने साथ कोरोना फैलाते गए, उनका विदेशी डेलीगेशन जहाँ भी गया, और इसके बाद भी सरकार नहीं चेती। सरकार देखिए फिर भी नहीं चेती और सरकार ने, आप देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार गिराने तक सरकार ने कोई भी गंभीर कदम नहीं उठाया। और जब मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार गिरा ली गई 25 मार्च को, उसके बाद लॉकडाउन किया गया और मजदूरों को देखिए आनन फानन में बिल्कुल भी समय नहीं दिया गया। और यही कार्य देखिए अब किया जा रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि कोरोना से संक्रमण से बचने के लिए लगाए नियम आम जनता और भाजपा के लिए अलग अलग हैं। देखिए अलग अलग इसलिए कि पार्टी देखिए भाजपा कुछ भी करे, चाहे कितने ही लोगों का जमावड़ा लगाए, चाहे शिला पूजन के दौरान भी कितने ही लोगों का जमावड़ा लगाए। जैसा कि आपने देखा होगा कि अयोध्या में भक्तों ने किस तरीके से भीड़ लगा दी थी, लेकिन किसी भी तरीके का उन पर ना तो कोई अंधभक्त बोलेगा, किसी अंधभक्त भी आपको चुप कर देंगे। और किसी तब जब कोरोना संक्रमण से इस तरीके से ग्वालियर में फैल रहा है, आप देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश का ग्वालियर जिला कोरोना संक्रमण के प्रसार के मामले में प्रदेश में इंदौर और भोपाल के बाद तीसरे स्थान पर है। तीसरे स्थान पर फिर भी इतना जमावड़ा आप लगाना चाहते हैं। और देखिए एमपी की हालत ख़राब है। एमपी से कितने भाजपा के नेता, कितने भाजपा के सांसद संक्रमित हुए, उनकी गिनती नहीं है। खुद मुख्यमंत्री जो हैं शिवराज सिंह चौहान, वो संक्रमित पाए गए। तो आप देख सकते हैं, लेकिन फिर भी मध्य प्रदेश में एक तरीके से जमावड़ा लगाकर भारत में कोरोना पार्ट 2 लाने की तैयारी में भाजपा लग गई है, आप देख सकते हैं। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि ग्वालियर में कोरोना टेस्ट की संख्या भोपाल और इंदौर के मुकाबले आधी भी नहीं है। देखिए किस तरीके का यहाँ पर एक अराजकता फैली हुई है कि टेस्ट भी कंप्लीट नहीं हो पा रहे हैं। इंदौर में जहाँ करीब 2 लाख, भोपाल में करीब 1.8 लाख टेस्ट हुए हैं, तो ग्वालियर में महज 80,000, केवल 80,000 टेस्ट ही ग्वालियर में हुए हैं। इस तरह से समझा जा सकता है कि अगर टेस्ट बढ़ाए जाएं तो ग्वालियर, इंदौर व भोपाल को भी पीछे छोड़ देगा, क्योंकि यहाँ पर जो है बहुत पॉजिटिव केस मिलेंगे आपको, क्योंकि संक्रमण जो हो रहा है वो बहुत एक प्रसार से, एक तेज़ी से वहाँ पे संक्रमण फैल रहा है। ग्वालियर के करीब 90% मरीज जुलाई और अगस्त माह में मिले हैं। हालात इतने बदतर हैं कि देश भर में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू होने के बाद पूरे मध्य प्रदेश में ग्वालियर सबसे पहला जिला था जहां स्थानीय प्रशासन को हालातों को काबू में रखने के लिए
7 दिन का टोटल लॉकडाउन लगाना पड़ा था और जिले की सीमाओं पर सख्ती बढ़ा दी गई थी। तो ऐसी स्थिति में भी आप कल्पना कर सकते हैं कि वहाँ पर जो है एक कार्यक्रम आयोजित किया जाए, हजारों लोगों का जमावड़ा वहाँ लगाया जाए, लेकिन नहीं, ये भाजपा है, ये तो कुछ भी कर सकती है, करामाती पार्टी है। इसके जो लीडर हैं नरेंद्र मोदी जी, एक तो सुपरमैन रैम्बो हैं, कुछ भी करते हैं हमेशा सही होता है, हर चीज़ में अपनी जानकारी रखते हैं, चिकित्सक भी हो जाते हैं, पॉलिटिशियन भी हो जाते हैं, सब कुछ, और सेना के मामलों में सलाह देने वाले जानकार भी हो जाते हैं, एंटायर पॉलिटिकल साइंस की डिग्री भी इनके पास आ जाती है। तो कितने टैलेंट भरे हुए हैं प्रधानमंत्री में। तो ऐसे ही प्रधानमंत्री अगर हजारों लोगों को जमा भी कर देंगे तो भी संक्रमण कहाँ फैलेगा? संक्रमण को तो देखते ही प्रधानमंत्री जी के चरणों में नतमस्तक हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये इतने बुरे हालात होने के बाद भी वहाँ कार्यक्रम आयोजन किए जाने की बात हो रही है। और देखिए कि ग्वालियर में होने वाले सदस्यता ग्रहण समारोह नाम के इस आयोजन में कुल 19 कार्यक्रम होने हैं। ये भी नहीं कि 1 2, 19 कार्यक्रम, जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। तो आप देख सकते हैं 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 19 कार्यक्रम। और ये आप देख सकते हैं कि ये कोई आम सदस्यता ग्रहण समारोह नहीं है, यह केवल उन कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं के लिए आयोजित किया जा रहा है जो सिंधिया के साथ उस समय भाजपा में नहीं आए थे। इस समारोह में सिंधिया समर्थक कांग्रेसियों को भाजपा की सदस्यता दिलाई जाएगी। तो आप एक तरीके से देख सकते हैं कि कितना बड़ा कार्यक्रम यहाँ पर किया जा रहा है। और आयोजन की अनुमति दिए जाने को लेकर कांग्रेस ग्वालियर प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए उस पर भेदभाव करने का आरोप लगा रही है। तो इस तरीके से जो है इतना बड़ा कार्यक्रम यहाँ पर हो रहा है, और वो भी ऐसी स्थिति में जबकि ग्वालियर में इतने ख़राब हालात हैं, इतनी यहाँ पर अगर टेस्ट किए जाएं तो हर तीसरा आदमी यहाँ पर पॉजिटिव निकलेगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं ऐसी हालत होने के बाद भी यहाँ पे जो है जमकर यहाँ पर टेस्ट कराए जा रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का एक देखिए कितना बड़ा कार्यक्रम है। ये ग्वालियर से लेके आप हर तरीके से देख सकते हैं। मध्य प्रदेश में देखिए कितने ख़राब हालात हैं, फिर भी यहाँ पर देखिए दूसरा कोरोना फैलाने की यहाँ पर बात की जा रही है। और आप देख सकते हैं कि भाजपा के नेता और उत्तर प्रदेश में देखिए एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में जिस तरीके के हालात हो रहे हैं, उत्तर प्रदेश में एक तरीके से जंगल राज कायम हो गया है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि राफेल सौदे की घोषणा के बाद अनिल अंबानी की कंपनी के 14.37 करोड़ यूरो का कर माफ़ कर दिया गया। ये देखिए इस तरीके से पूंजीपतियों को यहाँ पर फ़ायदा पहुँचाया जा रहा है। आप देख सकते हैं फ्रांस ने 36 राफेल विमानों की खरीद की भारत की घोषणा के बाद अनिल अंबानी की अगुवाई वाली रिलायंस कम्युनिकेशन की एक अनुषंगी के 14.37 करोड़ यूरो का कर्ज माफ़ कर दिया। फ्रांस के एक प्रमुख समाचार पत्र ला मोंदे ने शनिवार को इस खबर को छापा है। अखबार की खबर के मुताबिक रिलायंस कम्युनिकेशन की संबंधी अनुषंगी कंपनी फ्रांस में पंजीकृत है और दूरसंचार क्षेत्र में काम करती है। रिलायंस कम्युनिकेशन ने इस खबर पर अपनी प्रतिक्रिया में किसी भी तरह के गलत काम से इनकार किया है। तो ये देखिए एक तरीके से अपना तो बचाव के लिए कुछ कहेंगे ही, लेकिन सच्चाई ये है कि इस तरीके से इनका कर्ज माफ़ किया जा रहा है। और आप देख सकते हैं कि आखिर एक दिवालिया हो चुके सवर्ण हिंदू पर मोदी इतना मेहरबान क्यों है कि राफेल के सौदे में उसे बिचौलिया बनाया और 568 करोड़ का राफेल 1600 करोड़ में यहाँ पर ख़रीदा गया। देखिए राफेल की जो कीमत थी वो 568 करोड़ की थी और 1600 करोड़ में जो डील हुई थी, लेकिन 1600 करोड़ में खरीद कर एक तरीके से अनिल अंबानी को फ़ायदा पहुँचाया गया था। ये बात पहले भी उठी थी, ये आप सभी को शायद पता भी होगी। जबकि किसानों का कर्ज माफ़ नहीं किया गया, कुछ गिने चुने बड़े व्यापारियों को छोड़कर किसी का कर्ज माफ़ नहीं किया गया, सरकारी उपक्रमों को बचाने की कोशिश नहीं की। एक तरीके से आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अनिल अंबानी दिवालिया हो चुके हैं। एक तरीके से पैसा लेकर भागने या उनको रियायत दी जाएगी पूरी तरीके से। अब देखिए दिवालिया होने के बाद भी उनको लोन दिलाने की प्रक्रिया में मोदी लगेंगे। अनिल अंबानी की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं, इनके खिलाफ दिवालिया प्रक्रिया चलाने की इजाज़त दी गई। अनिल अंबानी की मुश्किल और बढ़ गई है। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने अनिल अंबानी के खिलाफ दिवालिया की कार्रवाई आगे बढ़ाने की इजाज़त दे दी है। भारतीय स्टेट बैंक का SBI का 1200 करोड़ रुपए का कर्ज ना चुकाने की वजह से इनके खिलाफ यह आदेश आया है। गौरतलब है कि स्टेट बैंक ने 2016 में अनिल अंबानी के नेतृत्व वाली
कंपनियों रिलायंस कम्युनिकेशन और रिलायंस इंफ्राटेल को यह कर्ज दिए थे। तो ये देखिए एक तरीके से अब मोदी की सरकार है तो इनके खिलाफ तो देखिए कोई कार्रवाई नहीं होगी, इन्हें फिर से लोन दिए जाएंगे। पहले भी लोन दिए जाते रहे हैं और अब भी लोन दिए जाते रहेंगे। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से पूंजीपतियों को फ़ायदा पहुंचाया जा रहा है। और ये आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में किस तरीके का जंगल राज कायम हो गया है। दलितों पर दबदबा कायम करने के लिए सत्यमेव जयते को मार दिया गया। बीते 14 अगस्त को आजमगढ़ जिले के तरवा थाना क्षेत्र में के बांसगांव के प्रधान सत्यमेव जयते की गोली मार करके हत्या कर दी गई। अनुसूचित जाति से आने वाले प्रधान के परिजनों का आरोप है कि गांव के कथित ऊंची जाति के लोगों ने ऐसा यह संदेश देने के लिए किया कि आगे कोई दलित निर्भीकता से खड़ा ना हो सके। और देखिए सिर्फ जो दलित प्रधान थे उनका सिर्फ दोष इतना ही था कि वो ईमानदार थे। एक दबंग व्यक्ति का चरित्र प्रमाण पत्र बनाने से उन्होंने फर्जी चरित्र प्रमाण पत्र बनाने से उन्होंने इनकार कर दिया था, इसलिए ऐसा देखिए उनके संग किया गया। जैसा कि आप देख सकते हैं कि उनके भाई ने बताया कि काफ़ी सीधे स्वभाव के व्यक्ति थे और हमेशा देखिए सच बोलते थे, अन्याय के आगे कभी झुकते नहीं थे। और उनके पिताजी ने भी इसलिए उनका नाम सत्यमेव जयते रख दिया था। पूरी ज़िंदगी में उन्होंने देखिए कोई गलत काम नहीं किया। राम प्रसाद आजमगढ़ जिले के तरवा थाना क्षेत्र के बांसगांव के प्रधान सत्यमेव जयते के जो बड़े भाई हैं, इन्होंने ये बात कही है कि सत्यमेव जयते की 14 अगस्त को कथित ऊंची जाति के लोगों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। तो एक तरीके से आप देख सकते हैं कि ये जो घटना है उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले की है। और देखिए उत्तर प्रदेश में एक तरीके से योगी सरकार में देखिए कोई भी यहाँ पर जो है एक तरीके से राम राज्य बोलते हैं, लेकिन जंगल राज कायम हो गया है। तो ये देख सकते हैं कि आपकी देश में जब स्वतंत्रता दिवस मनाए जाने की तैयारियां चल रही थी, तभी बांसगांव के प्रधान सत्यमेव जयते उर्फ पप्पू को गांव के श्री कृष्ण कॉलेज के पीछे गोली मारी गई। और दलित प्रधान के प्रति इतनी ज़्यादा नफरत भरी हुई थी कि उनके सीने में 6 गोलियां मारी गई। और फिर उसकी माँ, उन दलित प्रधान की माँ के पास भी हत्यारे गए और बोले जाओ देख ले तेरे बेटे को मार दिया, उसकी लाश पर बैठकर रोले। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि घटना जो है 14 अगस्त के ये 5 बजे के आसपास की घटना है। तो आप इस तरीके से देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो है पूरी तरीके से एक जंगल राज, पूरी तरीके से देखिए जंगल राज कायम हो गया है। यहाँ कोई भी आप पुलिस भी यहाँ पर SC ST लोगों के लिए कार्रवाई नहीं करेगी, उनके लोगों की हत्याएं होती रहेंगी, लेकिन पुलिस देखिए पूरी तरीके से दबंगों का ही साथ देती है। और यही राम राज्य की निशानी है, यही राम राज्य था कि राम ने जिस तरीके से शंभू की हत्या की थी, तो उसी तरीके का शंभू जो थे वो काफ़ी एक तरीके से योग्य शिक्षक माने जाते थे। और यहाँ एक योग्य प्रधान जो बिल्कुल सच और ईमानदारी पर चलने वाला, केवल दलित जाति होने के कारण चुभ रहा था, कांटे की तरह खटक रहा था एक तरीके से दबंगों की आंखों में। दबंग से देखिए, दबंग भाषा का मैं सवर्ण में कहना नहीं चाहता, सवर्ण जाति के जो खुद को उच्च ताकि एक बीमारी लग गई है उन लोगों को मैं दबंग से ही उन्हें संबोधित करना चाहता हूँ। मैं कहना भी नहीं चाहता सवर्ण जाति के, क्योंकि सवर्ण जैसी कोई जाति नहीं होती है। तो आप देख सकते हैं कि आपराधिक पृष्ठभूमि वाले सूर्यांश ने मांगे थे चरित्र प्रमाण पत्र पर दस्तखत। तो फर्जी चरित्र प्रमाण पत्र पर दस्तखत मांगे गए थे, इसलिए हत्या हुई है। और इनके भाई बताते हैं कि सूर्यांश दुबे सत्यमेव के पास चरित्र प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आया था और बोला कि सर्टिफिकेट पर दस्तखत कर दो। सूर्यांश के खिलाफ हत्या सहित कई मामले दर्ज हैं। एक तरीके से दबंगिया देखिए फिर भी खुला घूम रहा है, क्योंकि जाति जो है ना, जाति दुबे है, इसलिए ये देखिए कितने इस पे हत्या के मामले भी दर्ज हैं, लेकिन फिर भी ये बाहर है क्योंकि जाति से ब्राह्मण है। और इस तरीके से योगी की सरकार में चाहे कोई भी कितना भी बड़ा अगर सवर्ण जाति से हो अपराधी हो, योगी उसका एनकाउंटर नहीं करेंगे। योगी जी बड़े बड़े दावे करते हैं, डींगे हाँकते हैं, लेकिन अपराधी तो योगी की सरकार में खुलेआम घूम रहे हैं, बल्कि वो तो पुलिस पर भी गोली चला देते हैं। तो ये डींगे क्यों हाँकी जाती हैं योगी के द्वारा, ये मुझे जो है समझ में नहीं आता। तो आप देख सकते हैं कि निवास प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आया और बोला कि सर्टिफिकेट पर दस्तखत कर दो। सूर्यांश के खिलाफ हत्या सहित कई मामले हैं। सत्यमेव इस बात को जानते थे, इसलिए उन्होंने दस्तखत करने से मना कर दिया। इससे वह नाराज हो गया और उन्हें धमकी दी। तो एक तरीके से देखिए कि आप इतने इन लोगों की हिम्मत बढ़ जाती है कि चरित्र प्रमाण पत्र पर दस्तखत चाहता है और एक तरीके से धमकी भी दे रहा है क्योंकि जाति से ब्राह्मण है। तो इस तरीके से देखिए उत्तर प्रदेश में पूरी तरीके से, और उन्होंने बताया कि सत्यमेव जयते अपने दम पर प्रधान बने थे और स्वतंत्र रूप से कार्य कर रहे थे। यह बात दबंगों को नागवार गुजर रही थी।
उन्हें इस बात का रंज था कि कैसे एक दलित ग्राम प्रधान चुन लिया गया जो अपने दिमाग से काम करता है, हमारी चाकरी नहीं करता। तो ये देखिए, ये बात चुभती है जो दलितों से या SC ST के लोगों से। जो देखिए इस तरीके से यहाँ पर ये कहा जाता है कि आरक्षण से ये हो गया, आरक्षण से वो हो गया। अरे अपने दम पर हम लोग आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, तब भी इन लोगों का इस तरीके से रवैया, ये बात इनके नज़रों में खटकती है। ये योग्यता नहीं, ये हम ही लोग इनके नज़रों में खटकते हैं कि हम योग्य कैसे हो गए। बाकी ये आरक्षण के नाम पे गाली देना तो इन लोगों का पुरानी आदत है और ये देते रहेंगे। ये क्योंकि ये लोग सुधरने वाले तो है नहीं और सत्ता इनकी है, सब कुछ इनका है, तो इनको एक तरीके से संरक्षण भी मिल रहा है अपराधियों को। तो इसमें क्या कर सकते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि इन कथित ऊंची जातियों के कुछ लड़के अक्सर गांव में दलितों के साथ मारपीट व लड़कियों के साथ छेड़खानी करते थे, इसका सत्य में विरोध भी करते थे। तो एक तरीके से ये देखिए, पूरी तरीके से सच्चाई पर चलने वाला एक दलित प्रधान एक तरीके से शहीद हुआ है, उसको मैं शहीद कहूँगा, और ये उसे पर्याप्त सम्मान नहीं देंगे। देखिए दलितों से कोई भी इस तरीके से शहीद होता है तो हम दलितों के या SC ST के लोग ही मिलकर उस व्यक्ति की मूर्ति लगाते हैं। प्रशासन इस बारे में कोई कुछ नहीं सोचता कि इतने काबिल प्रधान को कोई सम्मान दिया जाए, क्योंकि वह दलित हैं तो इस तरीके से उन्हें सम्मान तो मिलने से रहा। तो आप देख सकते हैं कि इस तरीके से, और ये देखिए कि इनका परिवार किस तरीके से, इनके परिवार को यहाँ अनाथ छोड़ दिया है, अनाथ कर दिया है एक तरीके से इन हत्यारों ने, जो दबंग ब्राह्मण जाति के लोग हैं, जिन पर खुद हत्या के मुकदमे दर्ज हैं और अपने आप को सवर्ण उच्च जाति का कहते हैं और सत्ता से संरक्षण पाते हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि एक तरीके से यहाँ पर जंगल राज कायम हो गया है। और ये आप देख सकते हैं कि CMI के एक अध्ययन में पाया गया है कि कोरोना वायरस के प्रकोप और बिगड़ती अर्थव्यवस्था के चलते 2.25 करोड़ से ज़्यादा नौकरियां जा चुकी हैं। देखिए नौकरियां जा रही हैं, पूंजीपतियों को भगाने की तैयारी हो रही है, उनका लोन माफ़ किया जा रहा है, निजीकरण किया जा रहा है, जो कुछ भी किया जा रहा है वो सब बहुजनों के हितों में नहीं है। ये बहुजनों का अहित करने वाली पार्टी है, क्योंकि RSS की नीति यही है कि बहुजन समाज को किसी भी तरीके से कमज़ोर किया जाए और सत्ता को बार बार हथियाया जाए। देखिए RSS ने जो अपनी किताब में लिखा है, मैं उस किताब का आपको एक तरीके से रेफरेंस भी देने की कोशिश करूंगा, लेकिन आप समझ लीजिए कि ये बहुजनों के हितों में नहीं है। निर्यात और औद्योगिक उत्पादन 40% से ज़्यादा गिर गया है और देशभक्त पार्टी के दंगाई कारकुन यह सब करने में लगे हुए हैं। ये देखिए कि मेरठ में BJP नेता के प्रेस में NCERT की नकली किताबें छप रही हैं। यह आप देख सकते हैं कि BJP नेता जो है मेरठ में नकली NCERT की किताबें छपवा रहा है। अब चूंकि BJP का नेता है तो कुछ भी करवा सकता है। अब कार्रवाई क्या होगी इस पर, सीधे सीधे गिरफ्तार करके छोड़ दिया जाएगा। यहाँ आप देख सकते हैं कि BJP नेता छपवा रहा था NCERT की नकली किताबें, 35 करोड़ का माल बरामद किया गया। मेरठ में BJP नेता के प्रिंटिंग प्रेस में NCERT की नकली किताबों की छपाई का काम धड़ल्ले से चल रहा था। इस मामले की जानकारी आर्मी इंटेलिजेंस की ओर से दी गई। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, ये देखिए आप किस तरीके से नकली किताबों का एक कारखाना बना रखा था BJP के नेता ने। ये आप देख सकते हैं इस तस्वीर में। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि BJP के नेता हो। और ये देखिए, ये आप देख सकते हैं कि आगरा में भाजपा नेता के फार्म हाउस से देह व्यापार, 12 गिरफ्तार। CO ने मारा छापा, लॉकडाउन से पहले दिल्ली से लाई गई थी पश्चिम बंगाल की 3 युवतियाँ। तो एक तरीके से देख सकते हैं आप कि किस तरीके का यहाँ पर माहौल BJP के नेताओं ने बना रखा है। इन्हें पूरी छूट मिल गई। एक तरीके से उत्तर प्रदेश में जंगल राज कायम हो गया है। सिकंदरा के औद्योगिक क्षेत्र में स्थित कमला फार्म हाउस में शुक्रवार शाम को पुलिस ने देह व्यापार पकड़ा। 3 संचालक, 2 एजेंट सहित 9 लोग और 3 युवतियाँ पकड़ी गईं। पश्चिम बंगाल की तीनों युवतियों को लॉकडाउन से पहले फार्म हाउस में लाया गया था। दिल्ली से उन्हें यहाँ भेजा गया था। आरोपियों के खिलाफ अनैतिक देह व्यापार अधिनियम का मुकदमा दर्ज किया गया है। यह फार्म हाउस भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष का है, अशोक राणा का है। पुलिस का कहना है कि उन्हें इस धंधे की जानकारी थी। तो एक तरीके से आप देख सकते हैं कि चाहे देह व्यापार हो, चाहे नकली किताब छपवाना हो, किसी भी तरीके से ये, और ये आप देख सकते हैं कि कई बार किया दुष्कर्म, मेरी बेटी का DNA टेस्ट कराया, महिला के BJP विधायक पर गंभीर आरोप। उत्तराखंड में सत्ताधारी BJP के विधायक महेश नेगी पर एक महिला ने दुष्कर्म का आरोप लगाकर प्रदेश की सियासत को गरमा दिया है। तो एक तरीके से देख सकते हैं हर तरह के अपराध में BJP के नेता लिप्त हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 में बड़ी बड़ी डींगे हाँकते थे, एक तरीके से बड़ी बड़ी डींगे हाँकते थे कि मैं तो अपराधियों को लोकसभा में, अब यही होगा कि संसद में कोई भी अपराधी नहीं आने पाएगा।
तो एक तरीके से देखते हैं कि सरकार जो है अपने हर मोर्चे पर विफल होती जा रही है। किसी भी मोर्चे पर सरकार ने देखिए एक तरीके से संतोषजनक कार्य नहीं किया है, और चाहे वो अपराधियों के खुला छूटने की बात हो, चाहे वो अर्थव्यवस्था के पटरी से लुढ़कने की बात हो, और चाहे वो जातिगत हिंसा की बात हो। किस तरीके से उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था तो एक तरफ समझिए आप, जातिगत हिंसा अपने चरम पे पहुंच चुकी है, लेकिन प्रधानमंत्री की पूरी कैबिनेट से ना तो कोई सवाल कर रहा है, ना ही मोदी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, और किसी भी तरीके की जवाबदेही यहाँ पर सरकार नहीं दे रही है। अमित शाह एक कमल की भांति कीचड़ में से प्रकट होते हैं, केवल किस लिए? केवल चुनाव प्रचार करने के लिए मध्य प्रदेश में, वो बिहार चुनावों का सॉरी, और एक तरीके से विधायकों की खरीद फरोख्त करते हैं, पार्टियों को तोड़ते हैं। तो पार्टियों को तोड़ने का काम करना हो और किस तरीके से यहाँ पर देश को गड्ढे में ले जाने का काम करना हो, और दूसरी ओर प्रधानमंत्री मोदी जी चिल्लाते हैं सब चंगासी, सब बढ़िया है, मानो कि जैसे सब कुछ इन्हीं सब कुछ आकर यहाँ पर सुधार दिया हो, या कुछ जो है कोई गड़बड़ रह ही नहीं गई हो। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हर तरीके से हर मोर्चे पर जंगल राज को सरकार नहीं रोक पा रही है। सारी संस्थाओं को सरकार ने एक तरीके से अपने दबदबे में ले लिया है। कोई भी खुलकर जानकारी नहीं देती, चाहे वो CAG हो, चाहे कैग हो, यहाँ तक कि चुनाव आयोग का भी एक तरीके से सरकार ने, चुनाव आयोग भी एक तरीके से बिका हुआ ही हमें लगता है। जिस तरीके से मोदी जी के रैली और मोदी जी के जो उत्तेजक भाषण है उन पर कोई प्रतिबंध नहीं लगा था, तो एक तरीके से सभी संस्थाओं पर कब्जा कर लिया है। जंगल राज एक तरीके से पूंजीपतियों को लोन दे देकर उनका लोन माफ़ कर दिया गया है। तो एक तरीके से निजीकरण करके पूरी तरीके से देश को बर्बादी की राह पर ये सरकार ले जा रही है। और यहाँ तक कि महामारी जिसमें तो कम से कम इनको सचेत होना चाहिए था, महामारी में भी इन्होंने ना तो कोई सोशल डिस्टेंसिंग, खुद जनता से सोशल डिस्टेंसिंग की अपील करने के बावजूद खुद इन्होंने क्या किया, मध्य प्रदेश में सरकार बनाई, मध्य प्रदेश में सरकार गिराने के बाद, लॉकडाउन गिराने के बाद ये सरकार गंभीर हुई, और ट्रंप के आयोजन के लिए इतना बड़ा आयोजन वहाँ पर किया गया मोटेरा स्टेडियम में, किसी तरह की सोशल डिस्टेंसिंग वहाँ नहीं रह गई, शिलान्यास किया, वहाँ सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियाँ उड़ा कर रख दी। तो इस तरीके से जनता से अपील करके खुद एक तरीके से नियमों की धज्जियाँ खुद भाजपा ही यहाँ पर उड़ा रहे हैं। और किस तरीके से, चाहे वो देह व्यापार हो, किसी भी तरीके का गैर कानूनी काम हो, भाजपाई नेताओं को देखिए खुली छूट मिल चुकी है। तो अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो और वीडियो को आप आगे बढ़ा सकते हैं, चैनल को शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। आगे इसी तरीके से आपसे हम रूबरू होते रहेंगे। फ़िलहाल के लिए धन्यवाद।